अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का पहला अध्याय है आयुष काम्य अध्याय। तो इस अध्याय को हम आज टोटल कवर करने वाले हैं, बहुत ही इजी वे में फटाफट से रिवीजन लेते हुए चलेंगे। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं आपको कि अष्टांग और हृदय ये दो वर्ड हैं। अष्टांग में भी अष्ट अंग यानी कि 8 ब्रांचेज यानी कि 8 पार्ट या फिर 8 ब्रांचेज को कहते हैं अष्टांग। और हृदय क्या होता है, जैसे हमारे शरीर का हृदय क्या होता है, मेन पार्ट होता है। तो इसी तरह से इन 8 ब्रांचेज जो आयुर्वेद की 8 ब्रांचेज होता है, उन 8 ब्रांचेज का जो मेन पार्ट होते हैं वो सब इस अष्टांग हृदय के अंदर आ जाते हैं। ओके, सो इसका पहला जो अध्याय है, पहला अध्याय हो जाता है आयुष काम्य अध्याय। और सूत्र स्थान क्यों कहा गया है कि सूत्र क्या होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं। सो बहुत सारी चीजों का निचोड़ इस अध्याय के अंदर है या इस एक पार्टिकुलर स्थान के अंदर है, ठीक है। तो बहुत सारे फॉर्मूलाज आपको इस सूत्र स्थान के अंदर देखने के लिए मिलेंगे, यानी बहुत बड़ी बड़ी बातों को बहुत शॉर्ट में इसके अंदर कहा गया है। ओके, तो चलिए इसको हम डिटेल शॉर्ट में पढ़ेंगे, इसको पूरे चैप्टर को हम, ठीक है। फटाफट से रिवीजन ले लेते हैं इसका। सो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं आज आयुर्वेद की परंपरा। सबसे पहले इसमें आयुर्वेद की परंपरा, जिसको आयुर्वेद का अवतरण या आयुर्वेद की उत्पत्ति भी कहते हैं। तो आयुर्वेद की उत्पत्ति हो गई। उसके बाद आयुर्वेद के 8 अंग इसमें पढ़ेंगे हम। वात पित्त कफ दोष के गुणों के बारे में और इनका वर्णन जो आया इसके अंदर उसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ में हम शरीर के धातु और मल के बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर। और क्या टॉपिक्स आते हैं इसके अंदर, इसके अंदर आते हैं षड रसों का वर्णन, चिकित्सा के 4 पाद और चारों पादों के 4 गुण होते हैं और इसकी साध्यता असाध्यता होती है किसी रोग की। और साथ में इन्होंने बताया कि अष्टांग हृदय के जो स्थान है और कितने अध्याय हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन इसके अंदर, कौन कौन से प्रश्न इसके अंदर महत्वपूर्ण है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूं इस वीडियो के लास्ट में। ओके, तो चलिए इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो हमने वीडियो ली है, इस वीडियो का जो कंटेंट लिया है वो लिया है वैद्य ताराचंद शर्मा की एक बुक है, जिनके पब्लिशर हैं थीम पब्लिशर्स। ओके, ये बुक काफ़ी यूनिक हो जाती है। मैंने पर्सनली इसको पढ़ा है और इसी से मैं पूरी सीरीज आपकी बनाने वाला हूँ, सारे लेक्चर्स इसी से बनाऊंगा। काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं, अब चाहते हैं कि ये बुक आपके पास तक आ जाए, आप इसे परचेज करें, आप इसको पढ़ें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आपको स्क्रीन पे भी एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं जितना ज़्यादा हो सके आपके लिए डिस्काउंट की बात करूंगा उनसे। ओके, चलिए अब चलते हैं सबसे पहले टॉपिक पे, जो हो जाता है हमारा आयुर्वेद परंपरा। ओके, बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही यूनिक तरीके से दिया है इन्होंने। ये पूरा कंटेंट मैं इस बुक से ही लेकर के आया हूँ आपके लिए। बहुत ही यूनिक कंटेंट है। तो आयुर्वेद की परंपरा यानी आयुर्वेद की उत्पत्ति, ओके, या फिर आयुर्वेद का अवतरण, किसी भी तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है। और सबसे पहले जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने स्मरण किया था। एक्चुअली आयुर्वेद के अंदर ये चीज कही जाती है कि जितने भी वर्ड्स हमारे माइंड में आ रहे हैं तो वो हमारे इन्वायरमेंट में से तैरते रहते हैं, फ्लो करते रहते हैं, बट हम उन्हें देख नहीं पाते। और जब हम एक चीज होती है कि जब हम उन्हें याद करते हैं, स्मरण करते हैं, तो वो हमारे दिमाग की ओर अट्रैक्ट होते हैं। वही चीज हुई, ब्रह्मा जी ने बहुत पहले से ही ये वर्ड जो है संसार में से फ्लो कर रहे थे, तैर रहे थे, तो इस ब्रह्मांड में से तैर रहे थे। और उस टाइम पे ब्रह्मा जी ने स्मरण किया। स्मरण से क्या मतलब होता है, स्मरण से मतलब होता है याद किया, इनको अट्रैक्ट किया अपनी तरफ और इसको उन्होंने स्मरण किया, आयुर्वेद को स्मरण किया। और इसको फिर उन्होंने प्रजापति, जो उनके बेटे हुआ करते थे, ये एक पद है प्रजापति जो ब्रह्मा के बेटे को मिलता है, तो प्रजापति को दिया। और प्रजापति से फिर वो अश्वनी कुमार को स्वर्ग के वैद्य कहा जाता है, स्वर्ग के डॉक्टर कहा जाता है। तो वहां तक गया, ये स्वर्ग के डॉक्टर को दिया फिर प्रजापति ने। उसके बाद ये जो ज्ञान है वो इंद्र को गया, क्योंकि इंद्र क्या है, राजा है स्वर्ग के, तो उनको गया। उसके बाद जो आत्रेय आदि ऋषि थे वो इंद्र के पास आते हैं और इंद्रदेव से वो ज्ञान लेकर के जाते हैं। फिर आत्रेय आदि ऋषि थे, उन्होंने अपने अपने शिष्यों को दिया। और इसी तरह से जैसे अग्निवेश आदि उनके शिष्य थे तो उनको दिया। और इसी तरह से उन्होंने अलग अलग बुकें लिखनी स्टार्ट कर दी, अलग अलग ग्रंथों की रचना हुई। देखिए क्या चीज होती है, मैं बता देता हूँ।
आपको कि आयुर्वेद के अंदर सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा ही चलती है। तो स्टार्टिंग से अब तक गुरु शिष्य परंपरा ही चलती हुई आ रही है। अभी जो अग्निवेश तंत्र आप पढ़ रहे हैं तो कुछ चीजें जैसे चरक संहिता को क्या कहते हैं, अग्निवेश तंत्र कहते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। अब हम बात करते हैं आगे। तो गुरु शिष्य परंपरा ही आयुर्वेद का एक क्या कहते हैं कि मूल बातें हैं। गुरु शिष्य परंपरा ही आज तक चलती हुई आई है, अभी जा करके इनको बुकों में लिखना स्टार्ट हुआ। ठीक है, ओके शायद इसी वजह से ये जो आयुर्वेद है वो जिंदा भी है, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा चल रही है, जो कि अपने शिष्यों को गुरु सिखा देता है और उसको कोई मिटा नहीं सकता फिर। ठीक, आयुर्वेद के 8 अंग बताए, यानी 8 अंग होते हैं जिनकी हम बात कर रहे थे। इन्हीं के जो मेन पार्ट्स हैं, इन 8 अंगों के 8 ब्रांचेज के, इन्हीं के जो मेन पार्ट्स हैं वो अष्टांग हृदय के अंदर रखे गए हैं। तो सबसे पहला जो है काय चिकित्सा, दूसरा बाल, ठीक है, तीसरा ग्रह, शालक्य, शल्य, अगत तंत्र, रसायन और वाजीकरण। तो इस तरह से हो गए ये 8। काय चिकित्सा मेडिसिन को आप बोलेंगे, बाल चिकित्सा आप जो पीडियाट्रिक्स को बोल सकते हैं। देन आप ग्रह की बात जब कर रहे हैं तो ग्रह आप साइकोलॉजी से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। शालक्य की ENT को बोल सकते हैं, और शल्य सर्जरी को। अगत तंत्र आप किसको बोलेंगे, अगत तंत्र आप टॉक्सिकोलॉजी को बोल सकते हैं। रसायन और वाजीकरण के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि रसायन क्या होता है और वाजीकरण क्या होता है। वाजीकरण में क्या होगा, क्या शुक्र को आप बढ़ाते हैं। जब आप डेफिनेशन भी देखते हैं इनकी तो इसके अंदर क्या 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 चीजें आती हैं, जो शुक्र को बढ़ाने वाली संतान की उत्पत्ति। और रसायन के अंदर क्या है कि जब बुढ़ापा है उसको खत्म कर दे, इस तरह की मेडिसिन बताई गई है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें दिया गया है कि भाई 3 दोष होते हैं, और 3 दोष होते हैं। कौन कौन से दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। 3 दोष होते हैं शरीर के अंदर। एक्चुअल में मैं बता देना चाहता हूँ, वीडियो लंबी होगी कोई दिक्कत नहीं है, आपको लेक्चर बहुत ध्यान से देखना है, ऐसे कोई नहीं सिखाएगा आपको कि वात और पित्त और कफ ये तीनों क्या है। ये तीनों मैं बता देता हूँ आपको, कुछ भी नहीं है ये तीनों, ये सिर्फ इमेजिनेशन है। ये तीनों सिर्फ इमेजिनेशन है। आप बोलोगे ये क्या बोल रहे हो, तो इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन है। एक्चुअल में क्या था कि शरीर के अंदर ना क्वालिटीज होती है, कुछ भी चीज हो ना उसके अंदर क्वालिटीज होती है। शरीर के अंदर जो भी श्रावित होती है, जो भी चीज सीक्रेट होती है, उसके अंदर कुछ क्वालिटीज होती है। ठीक ऐसे ही उन क्वालिटीज को वो जो कुछ क्वालिटीज का बंडल बनाया गया, जैसे 7 की कैटेगरीज बनाई गई। इन 7 की कैटेगरीज, तो जिस भी सिक्रेशन के अंदर, जिस भी एंजाइम के अंदर, जिस भी हार्मोन के अंदर, ये 7 की जो कैटेगरी बनाई है, इनमें से कोई भी अगर ये थी क्वालिटी थी कि तो उसको इस कैटेगरी में रख दिया गया। सपोज करो कि कुछ जो है, मान लो सलाइवा है, सलाइवा को क्या कहा गया है कि सलाइवा में कुछ भाग पित्त का होता है, कुछ भाग कफ का होता है, ऐसा बताया गया है। तो आप किससे कोरिलेट कर सकते हैं सलाइवा को। सलाइवा को आप क्या कहेंगे, कफ कहेंगे कि पित्त कहेंगे? नहीं, आप उसको कुछ भी नहीं, आप उसको दोनों बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं कफ भी है उसमें पित्त भी है। कैसे इसको पता लगाया, उसकी क्वालिटीज के अंदर। तो सलाइवा की जो क्वालिटीज थी उसमें क्या था, पित्त की क्वालिटीज भी इन्वॉल्व थी और इसमें कफ की भी क्वालिटीज भी इन्वॉल्व थी। तो इस हिसाब से सलाइवा के अंदर पित्त भी हुआ और कफ भी हुआ। ठीक है ना, तो ये दोनों चीजें मिली। तो हम क्या कह रहे हैं, हम सिर्फ लक्षणों को, हम उनके गुणों को देख रहे हैं। तो गुणों का एक बंडल बना दिया गया और उसको नाम दे दिया गया अलग अलग। ये चीज आप समझ गए हैं। ठीक है, तो ये बताऊंगा अभी मैं कि कौन कौन से गुण हैं, इनका एक बंडल बना करके इसको वात कहा गया, इसको पित्त कहा गया, इसको कफ कहा गया। ठीक है, तो एक्चुअल में ये नाम इनको दिए गए, कैटेगराइज किए गए हैं। ये सिर्फ कैटेगरी है, आपको ये देखने से नहीं दिखेगा शरीर के अंदर। ओके, समझ गए। अब क्या बताया गया है इन्होंने कि जो वात की क्वालिटीज होती हैं वो नाभि से नीचे जो होता है वो वात का स्थान होता है। वो किसका स्थान होता है, वात का स्थान होता है। तो वहां पे ज्यादातर जो सिक्रेशंस हैं वो वैसी क्वालिटी के मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे, जैसे वात के जो लक्षण होते हैं वैसे मिलेंगे। ठीक, और जो पित्त है वो हृदय और नाभि के जो बीच में होता है, यानी जो आपकी नाभि है और जो हृदय है उसके बीचों बीच, जो हार्ट है आपका और जो नाभि है उसके बीचों बीच जो जितने भी सिक्रेशन होते हैं उनमें जो लक्षण मिलेंगे, उनमें जो क्वालिटीज मिलेंगी वो पित्त से रिलेट करती है। और जो कफ है वो हृदय से ऊपर जितने भी सिक्रेशंस होते हैं वो कफ से कोरिलेट करते हैं। ठीक है, तो समझ में आती है बात। अब हम बात करते हैं तो सबसे मेन चीज क्या हो गई इसमें, गुण हो गए, इनकी क्वालिटीज हो गई, क्योंकि इन क्वालिटीज का ही तो बंडल बना करके इनको नाम दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अब और ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा कि रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म और
चंचल। तो ये जितने भी गुण बताए हैं, गुणों की मैं डिटेल में बात करूंगा अगली वीडियोज में, ठीक है। तो अभी ध्यान से सुन लीजिए, रुक्ष, लघु, शीत, खरा, सूक्ष्म और चंचल। तो ये जो गुण बताए हैं, ये बताए, इन सबको कंबाइनली नाम दे दिया गया वात। इनको कंबाइनली नाम दे दिया गया वात, ठीक है। ओके, कि जिस भी सिक्रेशन में, जिस भी तरह के एंजाइम में, जिस भी तरह के हॉर्मोन्स के अंदर या कुछ भी सिक्रेट हो रहा है शरीर के अंदर, अगर ये क्वालिटीज मिल रही हैं, ये जो हमने ये दिया है, ये गुण दिए हैं, ये मिल रहे हैं, तो उसको हम वात नाम दे देंगे। अब सेकंड चीज आती है कि पित्त की क्या बताई है कि स्निग्ध होना चाहिए, तीक्ष्ण होना चाहिए, उष्ण, लघु, विश्र, क्षरा और द्रव्य। अगर ये क्वालिटीज मिल रहे हैं तो उसको पित्त नाम दे दिया गया। अगर स्निग्ध, शीतल, गुरु, मंद, लक्षण और पिच्छिल और स्थिर ये मिल रहे हैं तो कंबाइनली इनको कफ नाम दे दिया गया। समझ में आती है बात? समझ में आती है बात। ओके, अब एक चीज और भी होती है यहाँ पे, इसकी संसर्ग और सन्निपात क्या होता है। जब 2 दोष मिल जाते हैं तो संसर्ग कहलाएगा और 3 मिल जाते हैं तो सन्निपात कहलाएगा, ठीक है। इतनी सी चीज समझ में आती है कि अपनी प्राकृतिक जो स्थिति से क्षीण या बढ़े हुए 2 दोषों के मेल का नाम क्या होता है, संसर्ग होता है, और ऐसे 3 दोष का संयोग हो जाए तो सन्निपात होता है। समझ में आती है बात? 2 दोष बढ़ गए, घट गए, ठीक है, या 2 दोषों का मेल हुआ, ठीक है, तो उससे को हमने संसर्ग नाम दिया। वो सन्निपात जब 3 दोष मिले, बहुत सिंपल सी चीज हो जाती है। अब एक श्लोक आता है यहाँ पे, आपका जो श्लोक आता है वो आता है, रसा श्रृंगमान शमीदो अस्थि मज्जा शुक्राणि धातवः सप्त दुश्चामला मूत्र शर्क सर्कस्वेदादयो अपि च वृद्धि समाने सर्वेश विपरीत विप्रिय। तो ये जो श्लोक है ये काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। आप इनको तीनों को याद करेंगे, 3 जो है सेपरेटली आप इनको लिख सकते हैं। तो ये जो पहला श्लोक है वो क्या कहता है, धातु से रिलेट करता है। और ये क्या कहता है, ये कहता है कि 7 धातु होते हैं, रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इनके आगे आने वाले चैप्टरों में हम बात करेंगे, ठीक है। तो इनको दूष्य भी कहा जाता है। धातु को क्यों दूष्य कहा जाता है? क्योंकि ये दूषित होते हैं, जो दूषित होता है वो दूष्य है। ओके, जो विकृत अवस्था में दोष इन्हें दूषित करते हैं, इसीलिए इनको दूष्य कहते हैं। अब आते हैं शरीर के मल जो होते हैं, मूत्र, पुरुष और स्वेद, इनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो यूरिन हुआ और आपका जो मल हुआ और वेस्ट हुआ, और यहाँ पे स्वेद यानी पसीना हुआ। तो ये 3 मल कहे गए हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। ये जो सेकंड श्लोक हो गया ये मल का हो गया, और थर्ड जो होता है वो होता है ये वृद्धि, ह्रास और सिद्धांत, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है, वृद्धि, ह्रास, सिद्धांत में क्या कहा गया है कि ये जो सभी दोष होते हैं, धातु होते हैं, मल होते हैं, ये अपने अनुकूल प्रभाव वाले आहार विहार से बढ़ते हैं और इसके विपरीत जो है वो घटते हैं। मान लीजिए अगर वात की बात कर रहे थे, वो क्या है, शीतल है, रुक्ष है। अगर आप रुक्ष भोजन खा रहे हैं तो वात बढ़ेगी। तो अगर उनके अनुकूल यानी फेवरेबल अगर कंडीशंस आ रही है तो वो बढ़ेगी, अगर फेवरेबल नहीं है तो वो घटेगी। सी बात है, हर चीज के लिए रूल लागू होता है। सबसे बड़ी खास बात आयुर्वेद की क्या है, यही होती है कि क्या है कि वो प्रकृति से कोरिलेट करके चलते हैं, हर चीज को एक फ्लो में लेकर के चलते हैं। जो चीज प्रकृति में हो रही है वो आपके शरीर के अंदर भी हो रही है। हर एक फिनोमिना सेम फिनोमिना है, बिल्कुल सेम फिनोमिना से पूरी अर्थ बनी हुई है, ये कहा गया है। बहुत ही अच्छा साइंस है, बहुत ही अच्छा साइंस है, आप समझ सकते हैं इस चीज को। आगे चलते हैं कि रसा, स्वाद, अम्ल, लवण, तिक्तो, कषण, कषाय का षड् द्रव्यामाश्रितास्ते तू यथा पूर्वम बलः। ये क्या कहते हैं कि 6 प्रकार के रस होते हैं। कौन कौन से रस होते हैं? 6 प्रकार के रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय। चिंता मत कीजिए, एक के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये पहला अध्याय है। अब बताया गया कि पूरे सूत्र स्थान में क्या क्या चीजें मिलेंगी, इस पूरे पहले अध्याय में सबको कंबाइन करके बता दिया गया, ठीक है। अब चलते हैं हम रोगों के भेद। तो रोगों के भेद कौन कौन से? रोग 2 प्रकार के होते हैं, रोग 2 प्रकार के होते हैं, एक निज होता है, एक आगंतुज होता है। तो निज कौन से हो गए? निज हो गए कि जो शरीर के दोष होते हैं, अगर वो विषम स्थिति में हो जाते हैं यानी वो अनबैलेंस हो जाते हैं तो उससे शरीर और मन को पीड़ा पहुंचती है, तो उसको बोलते हैं हम निज रोग। और आगंतुज क्या हो गए? जो बाह्य कारणों से होते हैं, एक्सीडेंट हो गया आपको, उससे कोई रोग हो गया आपको, ठीक है, फीवर होने लगा, ठीक है, या फिर आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है, ठीक है, क्यों किसी बैक्टीरिया के वजह से आपको फीवर हो गया, या कोई भी बीमारी हो गई, या कुछ शस्त्र वगैरह आपको लग गया उसकी वजह से कोई हो गया, तो ये सब जो है आगंतुज कारण है। जो बाह्य कारण भी जिनको कहा, जब बाह्य कारणों की वजह से कोई रोग उत्पन्न होता है उसको आगंतुज रोग कहते हैं हम।
ओके, जैसे कोरोना वायरस की वजह से ये जो रोग हो रहा था कोरोना, तो ये भी क्या हुआ, एक आगंतुक रोग हुआ। ठीक है, समझ में आती है बात। आगे रोगों का जो आश्रय है, रोगों का जो अधिष्ठान है, वो कौन कौन सा, रोग कहाँ पे रहते हैं शरीर के अंदर, तो ये चीज बताई गई है कि 2 प्रकार का ये इनका आश्रय होता है। आश्रय क्या होता है, वासस्थान। जैसे मेरा आश्रय मेरा घर है, ऐसे आपका भी आश्रय आपका घर है। ठीक है, भगवान का आश्रय मंदिर है। ठीक है, तो ऐसे ही हर आदमी का या हर चीज का एक आश्रय होता है, ऐसे ही दोषों का भी या रोगों का भी शरीर में आश्रय होता है। तो शरीर में कहाँ पे रहते हैं वो रोग, एक तो शरीर में रहते हैं और दूसरा मन में रहते हैं। ठीक है, तो हमारे अंदर एक तो शरीर में रहते हैं और दूसरा मन में रहते हैं। तो ज्वर रक्तपित्त आदि दोषों का अधिष्ठान शरीर हुआ, और जो मूर्छा मद और संन्यास जैसे रोग है, डिप्रेशन वगैरह है, ठीक है, कोमा वगैरह में चला गया पेशेंट, इनका जो अधिष्ठान होता है, फिर वो ये जो दोष हैं, ये रोग हैं, ये मन के अंदर रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं कि मन के 2 दोष होते हैं। मन के 2 दोष होते हैं, रजोगुणा तमोगुणा, ये 2 मन के दोष कहे गए हैं। जो सत्व होता है वो गुण होता है, सत्व गुण होता है। ठीक है, तो रजोगुण और तमोगुण ये 2 दोष होते हैं। ठीक है, ओके, समझ आती है बात। आगे चलते हैं हम, आगे क्या है, आगे श्लोक है। यहाँ पे श्लोक क्या कहता है कि दर्शनो स्पर्शन प्रश्ने परीक्षेत चरोगुणम रोगम निदान प्राग रूप लक्षणोपशया अपती भी। ओके, ये क्या कहते हैं कि त्रिविध रोग परीक्षा होती है। कौन कौन सी, एक तो कोई रोगी आपके पास आ रहा है तो आप 3 तरीके से एग्जामिनेशन कर सकते हैं। पहला उसको देख करके, दूसरा उसको छू करके, और तीसरा उससे कोई प्रश्न पूछ करके। बहुत सिंपल तरीके में बताया गया है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है तो 3 तरीके से आप उसको परीक्षा कर सकते हैं, देख करके, छू करके, और तीसरा प्रश्न पूछ करके। समझ में आती है बात। फिर है कि रोग की जो परीक्षा है उसके 5 उपाय होते हैं। अब तक तो आपने रोगी की परीक्षा करी, रोगी को एग्जामाइन किया, लेकिन जब आप रोग की बात करते हैं कि जो उसको बीमारी हुई है उसको कैसे एग्जामाइन करें, तो उसको एग्जामाइन करने के 5 उपाय बताएं। पहले निदान, प्रारूप, रूप, उपशया और संप्राप्ति। निदान की बात करते हैं, जिन कारणों की वजह से वो रोग हुआ है। पूर्व रूप होता है कि रोग होने से पहले भी कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उनको पूर्व रूप कहेंगे। रूप यानी कि लक्षण या सिम्टम्स जो दिखाई दे रहे हैं जिस टाइम पे रोग हुआ है। और उपशय क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट। और संप्राप्ति क्या होता है, संप्राप्ति होता है कि जब आपने निदान सेवन किया और जब से लेकर के शरीर में जो एक्टिविटीज हुई और तब जब तक वो रोग हो नहीं गया तब तक उसके शरीर में, आपके शरीर में कुछ एक्टिविटीज होती है। यानी निदान से लेकर के रूप तक कुछ एक्टिविटीज होती रहती हैं शरीर के अंदर, तभी तो वो रोग होता है। तो उसको बोलता है संप्राप्ति। आपने कुछ खाया, उसकी वजह से कौन सा दोष बढ़ा शरीर के अंदर, कौन चीज दूषित हुई, फिर उसके बाद उससे जो रोग की उत्पत्ति हुई, उसको पूरा जो फिनोमेना है शरीर के अंदर उसको संप्राप्ति आप बोल सकते हैं। समझ आती है बात। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम कि चिकित्सा के 4 पाद होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 पाद कौन से होते हैं। पहला वैद्य है यानी चिकित्सक है यानी आप लोग हैं, और दूसरा द्रव्य है यानी औषधि है जो आप देंगे पेशेंट को। तीसरा परिचारक होना चाहिए, परिचारक का मतलब है कि नर्स वगैरह होनी चाहिए, और रोगी होना चाहिए। रोगी भी तो होगा तभी तो आप मेडिसिन देंगे। और ठीक है, ठीक, तो ये हो गए। उसके बाद 4 पाद यानी 4 पैर होते हैं। ठीक है, जैसे जानवर के 4 पैर होते हैं। ठीक, ऐसे नॉर्मली ट्रीटमेंट के भी 4 पैर बताए गए, 4 पाई के भी 4 पैर होते हैं। ठीक, वैसे ही। ठीक है, समझ में आती है बात। अब ये जो 4 पैर हैं, एक्चुअल में पैर क्या होते हैं, जिन पे कोई चीज खड़ी होती है। ठीक, जैसे चारपाई के 4 पैर होते हैं तो वो क्या है, चारपाई उस पे खड़ी हुई है। ऐसे आयुर्वेद भी इन चारों चीजों पे ही खड़ा हुआ है। ओके, ठीक है, तो इन चारों पे डिपेंड करता है। चारों में से एक भी नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। तो चारों को ध्यान रखेंगे। चारों की कुछ क्वालिटीज भी होती हैं, 4 क्वालिटी होती हैं चारों की। कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं, तो जो वैद्य है वो दक्ष होना चाहिए, चतुर होना चाहिए, शास्त्र मर्मज्ञ होना चाहिए, इन शास्त्रों को अच्छे से पढ़ा हो उसने, और दृष्टा कर्मा होना चाहिए यानी कि उसने चीजों को अच्छे से देखा हो, और
शुचि, शुचि का मतलब है कि वो स्वच्छ होना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं कि द्रव्य यानी औषधि जो है बहुकल्प वाली होनी चाहिए, बहुत सारी कल्पना बना सके, उससे हम चूर्ण भी बना सके, वटी बना सके, सुरस भी बना सके, और वो गुण संपन्न हो, बहुत सारे गुण हो उसके अंदर, क्वालिटीज अच्छी हो उसके अंदर, नई हो और योग्यता वाली हो, ठीक है, यानी रोगी के रोग को हरने वाली हो और उत्तम गुण युक्त हो। तो ये 4 हो गए। और परिचारक के क्या होते हैं? अनुरक्ता, रोगी से स्नेह रखे, दक्ष हो, बुद्धिमान हो, ये 4 होते हैं, ठीक है। और रोगी के क्या होते हैं? धनवान, वेद का आज्ञाकारी होना, मतलब कि एक तो धनवान होना चाहिए रोगी, ऐसा नहीं है कि आप इतनी मेहनत करके ट्रीटमेंट कर रहे हो, मिला कुछ नहीं, आपको जेब खाली है। दूसरा, वैद्य का आज्ञाकारी होना चाहिए, यानी आपने जो बोला है कि रात के 12 बजे मेडिसिन खानी है तो खानी है। और तीसरा जो है ज्ञापक होना चाहिए, यानी रोग के विषय में उसको वो अपनी जो अंदर की बातें वो सारी डिटेल में बता सके कि मुझे ऐसे ऐसे रोग हुआ, मैंने ये खाया, ठीक है। और फोर्थ वन होता है जो कि भाई वो धैर्यवान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं मुझे आज ही ट्रीटमेंट मिला है तो मुझे आज ही आराम हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें क्या होती है, हम देर तक खाते हैं तो देर तक ही वो असर दिखाती है, देर में ही वो असर दिखाती है, तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है, जो मानता हो बातें, धैर्यवान हो, ठीक है। आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं हम कि भाई रोगों की साध्यता की बात करते हैं। तो साध्य और असाध्य 2 तरीके से रोग हो सकते हैं। एक साध्य जो आसानी से ठीक हो जाए, साध्य जो ठीक नहीं होता। अब क्या है कि सुख साध्य, इसमें भी कैटेगरी आती है सुख साध्य और कृच्छ साध्य, ठीक है। तो सुख साध्य होगा जो बहुत ही आसानी से ठीक हो जाए, दवाई भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। कृच्छ साध्य जो कठिनाई से होता है, उसमें आपको दवाई तो लेनी ही पड़ेगी, लेकिन कठिनाइयां भी झेलनी पड़ेंगी। फिर आता है हमारा याप्य आता है, याप्य असाध्य कैटेगरी में आता है। जब तक आप दवाई खा रहे हैं तो आप ठीक है, नहीं तो नहीं। अनुपकर्म की जब बात करते हैं तो फिर इसमें आप उसको, पेशेंट को आप ऐसे ही छोड़ दें। 7वां जो यहाँ पे अगला जो पॉइंट आता है कि कुछ रोगी क्या होते हैं, साध्य होते हुए भी चिकित्सा के योग्य नहीं होते। कौन कौन से होते हैं ऐसे कि जो चिकित्सक की आज्ञा ना माने, जो चिकित्सक की आज्ञा न माने, को बात ही ना मानता हो, ऐसे पेशेंट को आप ना ही देखे तो ज्यादा बेटर है ना। सेकंड वन ही जिसकी आयु जो है कम हो गई हो, क्षीण हो, कम आयु हो, ठीक है। और जो बहुत द्वेषी हो, द्वेष करता हो, झगड़ा करता हो, आपकी बेइज्जती करता हो, ठीक है, इस तरह का। और जिसके पास पर्याप्त धन भी ना हो, ठीक है, बहुत ज्यादा गरीब हो, वैसे पेशेंट को आप देख सकते हैं। लेकिन अगर हर पेशेंट ऐसे आने लगा तब आप ना देखें। आप अगर बहुत ही ज़्यादा दयालु किस्म के हैं, और अच्छी भी बात है, ऐसा होना चाहिए, तो आप हफ्ते में 1 दिन ऐसा रख सकते हैं। अब आते हैं कि जो वैद्य से ही, यानी डॉक्टर से ही बैर करता हो, वैद्य से ही बैर रखता हो, ठीक है, आपके पास आया मजबूरी में, बट एक्चुअल में क्या है कि वो आपसे बैर रखता है, मतलब आपको गालियां देता है आपके पीछे, तो वैसे पेशेंट को भी आप मत देखिए। जो चिकित्सा की उपेक्षा करता हो, यानी ट्रीटमेंट की बेइज्जती करता हो, नहीं 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 मैं नहीं लूंगा ऐसा कहता हो, ठीक है, उस पेशेंट को भी आप ना देखिए। और स्वयं को चिकित्सक समझता हो कि नहीं मुझे ज़्यादा नॉलेज है दूसरे से, ठीक है, या उस डॉक्टर से मुझे ज़्यादा नॉलेज है, मैं खुद डॉक्टर हूँ, ऐसा समझता हो, ठीक है। या इंटरनेट से पढ़ कर, बहुत लोग आते हैं आजकल के टाइम पे कि इंटरनेट से पढ़ते हैं, वो लोग इंटरनेट से पढ़ करके डॉक्टर को बोलते हैं कि नहीं 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 ये तो ऐसा है, और बेइज्जती अलग से करके जाते हैं। तो इस तरह के लोगों को भी आपने, इस तरह के रोगी को भी आप मत देखिए, ठीक है, वो चिकित्सा के योग्य ही नहीं है, वो फिर खुद से ही करे ट्रीटमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है इसमें एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है, वो आती है, उसके बाद हम चलेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे। तो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि जो अष्टांग हृदय है उसमें 6 स्थान होते हैं। कौन कौन से स्थान होते हैं? 6 स्थान, मतलब एक विशेष तरह की कैटेगरीज को दिया गया है। जैसे सूत्र स्थान के अंदर मैं बता रहा था आपको कि जो सूत्र है यानी निचोड़ है, यानी सार है, ठीक है, या फॉर्मूलाज है, बड़ी बड़ी चीजों को शॉर्ट में कह देना तो फॉर्मूलाज है। तो इंपॉर्टेंट जो चीजें होती हैं वो सूत्र के अंदर होती है, सूत्र स्थान के अंदर। शारीर स्थान के अंदर शरीर के बारे में, निदान के बारे में, रोगों के बारे में आप पढ़ेंगे इसमें। चिकित्सा स्थान के अंदर उन रोगों की चिकित्सा के बारे में। कल्प स्थान और उत्तर स्थान, तो कल्प स्थान के अंदर आप कल्प के बारे में, कल्पनाओं के बारे में पढ़ेंगे। और उत्तर स्थान जो होता है, वो उत्तर का मतलब है कि जो बाद में लिखा गया संशोधित करके, वो बहुत ही अच्छा चीज होता है, जो इसमें कुछ चीजें ऐड की गई, तो वो उत्तर स्थान में आप पढ़ते हैं। अब इनके अध्याय की बात करते हैं। सूत्र स्थान में 30, शारीर में 6, 16 निदान में, 22 चिकित्सा में, 6 कल्प में, 40 उत्तर में, और टोटल हो जाते हैं 120। अब मैं बात कर रहा हूँ अष्टांग हृदय की, ध्यान रखिए। ये चरक संहिता में अलग अलग मिलेंगे, आपको अलग स्थान मिलेंगे, अलग अध्याय मिलेंगे, सुश्रुत संहिता में अलग मिलेंगे,
ठीक है, अष्टांग संग्रह में भी अलग मिलेंगे। ओके, तो ये अष्टांग हृदय की बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर से कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। और ये इस बुक की खास बात है कि लास्ट में जो प्रश्न इन्होंने दिए हैं ना, संभावित प्रश्न करके इस अध्याय के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैंने खुद देखा है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के पेपर को एनालाइज करके देखा है कि इनमें से क्वेश्चन मिल जाते हैं। और ये बहुत ही मतलब कि इन्होंने किस हिसाब से लिखा होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखेंगे इनको, आपके एग्जाम में जरूर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इनको आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे कि आयुर्वेद का प्रयोजन एवं अष्टांग के नाम लिखिए, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन होता है, दोषों के प्रकार, स्थान, अभेद, अग्नि और कोष्ठ पर उनका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। दोष का कोष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ता है। कोष्ठ क्या होता है, कोष्ठ होता है हमारा एब्डोमन, तो एब्डोमन पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये भी बताना है। और अग्नि पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे कि वात के कारण जो अग्नि होगी, जैसे कफ के कारण जो अग्नि होगी वो मंद पड़ जाएगी, और पित्त के कारण प्रकोपित हो जाएगी अग्नि हमारी, और जो वात के कारण विषम अग्नि हो जाती है। ठीक है, समझ में आती है बात। तो दोषों के प्रकार और स्थान उनके बताने हैं। ठीक है, ऐसे ही तीसरा जो क्वेश्चन आता है, अष्टांग हृदय लिखने का प्रयोजन क्या था और आयुर्वेद अवतरण बताइए। आयुर्वेद अवतरण के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसको आयुर्वेद उत्पत्ति, आयुर्वेद परंपरा के नाम से भी जानते हैं। तो अष्टांग हृदय को लिखने का क्या प्रयोजन था, कि ये प्रयोजन था कि वैसे तो बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन प्रयोजन क्या था कि 8 जो हमारे जो सार भाग होता है कुल मिलाकर के, जो 8 ब्रांचेस का, 8 अंगों का जो सार भाग होता है, वो इस अष्टांग हृदय में लिखा गया था, ताकि जो पढ़ने वाला है वो बहुत इजीली तरीके से सारी चीज़ों को सीख सके। नेक्स्ट आता है कि त्रिदोष के गुण क्या होते हैं, उनकी प्रकृति का वर्णन कीजिए। कि त्रिदोष के कौन कौन से गुण होते हैं, मैंने बता दिया आपको। वात पित्त कफ के बारे में इसमें लिखना है कि कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है, और धातु और मलों का नाम लिख करके धातु एवं मलों का नाम लिखना है। दोष धातु एवं मलों का क्षय वृद्धि स्वरूप बताइए। ये जो प्रश्न है हम आगे वाले चैप्टर्स में भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम बहुत लंबा जाने वाले हैं, मैं खत्म कर दूंगा आपके अष्टांग हृदय की फियर को, डर को, आपके शरीर में जो, आपके दिमाग में जो फियर बैठा हुआ अष्टांग हृदय का, ये खत्म कर दूंगा बिल्कुल। ठीक है, जितने भी अध्याय में सारे टोटल कवर कर दूंगा आपके, तो घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट आता है छठा जो क्वेश्चन होगा कि रसों का नाम स्वरूप बताइए और त्रिदोष पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, रसों का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और कि रसों का स्वरूप भी कैसा होता है। रस तो कितने होते हैं, 6 होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय। तो इनकी बात हमने बात करी थी। आगे हम जब ऋतुचर्या का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, उसमें हम बात करेंगे डिटेल में, बताऊंगा कि किस ऋतु में बढ़ता है, शरीर के अंदर कैसे कैसे रस एक्टिविटीज करते हैं, कौन कौन सा रस बढ़ता है, कौन सा हमें ऋतुओं के हिसाब से रस लेना चाहिए, तब हम स्वस्थ रहें। पूरी डाइट भी क्लियर कर दूंगा आपकी। फिर वीर्य, विपाक, गुण, प्रभाव, इनको स्पष्ट करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा कि रोग और आरोग्य के क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं, और रोग रोगी की परीक्षा के साधन मैंने आपको बता दिया। रोग की परीक्षा, रोगी की परीक्षा। तो रोग की परीक्षा आप कैसे करेंगे, जो पंचक थे, निदान, पूर्व रूप, उपचय और संप्राप्ति, इस तरह से 5 तरीके से करते हैं। वैसे डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और रोग की जो परीक्षा तो बता दी, अब रोगी की जो परीक्षा आप करते हैं, दर्शन स्पर्शन प्रश्न, तो इस तरह से आप करते हैं। और रोग और आरोग्य के क्या लक्षण होते हैं, तो रोग कब होगा, जब त्रिदोष अनबैलेंस हो जाएंगे, और अगर बैलेंस रहते हैं तो आप सुखी रहेंगे, आरोग्य रहेंगे। ठीक है, तो ये सारे लक्षण और कारण होते हैं। और शरीर और मानस रोगों की परम औषधि क्या है, ऐसा बताना है कि शरीर की और जो मानस रोग है, मन के जो रोग हैं, उनकी परम औषधि क्या होती है, इनके बारे में तो हम आगे बात करेंगे। ये औषधि थोड़ा ये हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, आगे इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि चिकित्सा चतुष्पाद क्या होता है, ये बता दिया मैंने आपको। कि रोगी की साध्यता बताते हुए त्याज्य रोगी का वर्णन कीजिए। जिस रोगी को त्यागना चाहिए, कौन कौन से होते हैं, जिनका ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, मैंने आपको बताया। ठीक है, ओके, अभी हमने बात करी इसकी। और आगे जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, वो मिलता है एक श्लोक,
कि इसकी व्याख्या करनी है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप उठाइए, अगर वहाँ पे आपको श्लोक के व्याख्या करने के लिए मिलते हैं, आपके जो सीनियर्स हैं उनसे बात कीजिएगा। अगर आपको मिलते हैं तो मिलेंगे, नहीं मिलते तो नहीं आएंगे, ठीक है। बस ये चीज़ है, जिन यूनिवर्सिटीज़ में श्लोक आते हैं वो वहीं पे आपको एग्जाम में श्लोक देखने के लिए मिलेंगे, नहीं तो एक्स्ट्रा हृदय का पेपर ऐसा होता है जिसमें श्लोक ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में देखा है श्लोक नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज में मिलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आयु काम्य माने न धर सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशे सुविधेय परमादर कालार्थ कर्मणा योगहीना मिथ्याति मात्रक सम्यक योगस्य विज्ञेयो रोग आरोग्य कारणम, ठीक है। तो इस तरह से ये श्लोक है। अगर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इस बारे में कि आपकी यूनिवर्सिटी में श्लोक आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो मैं यहाँ पे श्लोक की भी व्याख्या आपको बताऊंगा, एक एक चीज मैं बताऊंगा कैसे इनको आयु काम्य मान एन अनेन, ठीक है। तो इस तरह से धर्म अर्थ, तो कैसे ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुख साधनम, तो कैसे धर्म अर्थ सुख का साधन है, तो इस तरह से कैसे ये वर्ड जुड़े हुए हैं, ये हिंदी के वर्ड है, ये आपस में जुड़े हुए हैं तो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, बट एक्चुअल में बहुत इजी है। मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो मैं आपको हर वीडियो में बता दिया करूंगा, और इम्पोर्टेंट श्लोक के मैं यहाँ पे आपको एक अलग से वीडियो भी लेकर के आ जाऊंगा, लेक्चर लेकर के आ जाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, बहुत कुछ सीखा हमने। अगर आपको ये बुक, अगर आपको अच्छी लगी हो, ये कंटेंट अच्छा लगा हो, ये बुक से मैंने थीम पब्लिकेशन की बुक से ये कंटेंट आपके लिए लिया है, आचार्य वेद ताराचंद शर्मा है। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं कि ये बुक आपको अच्छी लग रही है, आप चाहते हैं इसको पढ़ना, परचेज करना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पे आपको नंबर मैंने दिया था, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं एनी टाइम, किसी मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि क्या हो कि बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में, वैसे तो ये बुक सस्ती है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिले, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।